आज हम लोग अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। अधिकार के अर्थ और अधिकार के संबंध में जो विभिन्न सिद्धांत हैं। अधिकार मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। उसको कुछ अवसर चाहिए, कुछ सुविधाएं चाहिए, जिसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, और यह अवसर या सुविधाएं उसे अधिकारों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। लास्की का एक कथन है इस संदर्भ में। हैरोल्ड लास्की, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक। लास्की ने लिखा है, एक राज्य अपने नागरिकों के लिए, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। लास्की के कहने का मतलब यह है कि अधिकारों के आधार पर हम राज्य का मूल्यांकन करें। अगर राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकाधिक अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं, अवसर दिए जाते हैं, तो अच्छा है। और कम अधिकार दिए जाते हैं या उसके जो है ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो वह जो है राज्य खराब राज्य है। अधिकार के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कुछ विद्वानों द्वारा दी गई हैं। इसमें लिखिए, आदर्शवादी विचारक है बोशांके। बोशांके ने लिखा है, बोशांके के अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में देता है कि किसने लिखा है। लास्की के अनुसार उन्होंने उसे परिस्थितियों के रूप में वर्णित किया है। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। ठीक है। लास्की ने परिस्थितियों के रूप में वर्णित किया है कि वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। आप शिक्षा के अधिकार को देख लीजिए, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को देखिए। ठीक है, समानता का अधिकार है। वे परिस्थितियां बनाती हैं जिसमें जो है वह कोई भी भारतीय नागरिक या विश्व का कोई भी नागरिक अपने जो है किसी भी देश का नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम होता है। शिक्षा प्रमुख चीज है जिसको बहुत बाद में लाया गया। विचार और व्यक्ति शुरू से हमारे यहाँ
समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये अधिकार हैं, वो परिस्थितियां हैं जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और राज्य आपको सहयोग भी करता है। ठीक है, बोसांके ने उसको वो कहा कि राज्य जो है अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ठीक है, तो यह है कि उसका सामाजिक स्वरूप पर बल देते हैं कि समाज जो है उसको मांग को स्वीकार करता है और राज्य लागू करने का कार्य करता है। इसमें जो है एक लाइन में लिखिए कि अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। कहता है कि राज्य द्वारा दी गई जो है ऐसी स्वतंत्रता है जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी इसके पहले, जिस पे पढ़ाई हुई, स्वतंत्रता है या सकारात्मक सुविधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकने में सक्षम बनता है। वह चाहे मानसिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे शारीरिक हो, लेकिन वो सुविधाएं देता है। ये जो है अधिकार क्या है, सुविधाएं हैं या कुछ ऐसी स्वतंत्रता है, कुछ ऐसा अवसर है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, दोनों तरीके से। इसमें लिखिए, हम लोग अगली बात देखेंगे कि अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या है, कैसे पहचानते हैं। लक्षण का अर्थ है उसको पहचाना जाए कि अधिकार है कि नहीं है। लिखिए, अधिकार के लक्षण। अधिकार के कुछ लक्षण है जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि यह अधिकार है। नंबर 1, सामाजिक स्वरूप। सामाजिक स्वरूप। सामाजिक स्वरूप जो है वह पहला लक्षण है। ऐसी चीज नहीं है अधिकार जो अकेले ही जो है आप उपभोग करें, अन्य से उसका संबंध न हो। ठीक है, इसीलिए अधिकारों पर हम लोग सीमाएं भी लगाते हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसमें कहा गया है कि भाई लोकहित और जो है लोक स्वास्थ्य, वह जो है उसको देखते हुए उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे जैन धर्म में एक प्रथा है, अभी याद नहीं आ रहा है, जिसमें जो है सामूहिक रूप से उपवास के माध्यम से मृत्यु प्राप्त करने का प्रावधान है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। क्या नाम है? अच्छा, तो उस पर कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कि लोग जो है उपवास के माध्यम से प्राण त्याग दें, तो वो जो है धार्मिक प्रथा हो सकती है, लेकिन लोकहित में उसको या लोक स्वास्थ्य के हित में मना किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, जो सामाजिक स्वरूप है, पहली जो है चीज यही है कि सामाजिक रूप से वह स्वीकृत हो। समाज उस मांग, जैसे बोसांके ने कहा कि समाज द्वारा स्वीकृत मांग है, मांग तो व्यक्ति करेगा लेकिन समाज उसको स्वीकार करेगा, तो उसका स्वरूप सामाजिक है। लिखिए कि अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण, यह लिखिए, यह अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण है।
यह अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण है। यह अधिकार का प्रथम लक्षण है। अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। जैसे विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जंगल में आप जाके कोई बोलते रहिए, लेकिन जब आप बाहर बोलते हैं तो वह जो है अगर लोग मना करते हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए स्टेट जो है उपलब्ध है, क्योंकि उसने कहा है कि इन परिस्थितियों में व्यक्ति को जो है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह आप जो है सभाएं कर सकते हैं, पोस्टर चिपका सकते हैं, कहानी लिखकर पब्लिश करा सकते हैं, समाज में उसको बांट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समाज में जो अधिकार ऐसी चीज है जो जिसका उपभोग आप समाज में रह करके करेंगे। जंगल में रह करके अकेले रह करके किए जाने वाली चीज नहीं है। वह उसके साथ यह भी है कि भाई समाज उसको स्वीकार करता है कि जो है लोगों को बोलने की, लोगों को जो है अपने विचारों को तरह तरह से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, लोगों को अधिकार दिया गया है। इसमें लिखिए कि जो है सामाजिक स्वीकृति के अभाव में, नहीं इसको छोड़ दीजिए, एक मिनट, लिखिए सीधे कि अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई, अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई वह स्वतंत्रता या सुविधा है जिसका उपभोग समाज में ही संभव है। जिसका उपभोग समाज में ही संभव है। दूसरा है कल्याणकारी स्वरूप। दूसरे जो है लक्षण है कल्याणकारी स्वरूप। अधिकारों का लक्ष्य कभी भी जो है नुकसान पहुंचाना नहीं है, विनाश करना नहीं है, ठीक है। उसका जो है जो उद्देश्य है वह लोकहित की साधना है, दूसरे को भी उससे लाभ होना चाहिए, ठीक है। जैसे संविधान में कहा गया कि भाई हर सबको अधिकार दिए गए, लेकिन जो है लोकहित के विरुद्ध जा रहा है तो उसको प्रतिबंधित करने की व्यवस्था संविधान में ही कर दी गई है। तो लोक कल्याणकारी है उसका। जैसे आप शिक्षा का अधिकार लीजिए, उसमें सारे लोग का कल्याण निहित है। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा उसका भी, और शिक्षित जिस परिवार में वो जो है व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा उस परिवार का भी वो कल्याण होगा, उसको लाभ उससे प्राप्त होगा, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, और सबसे अच्छी चीज की वह जो है एक अच्छा नागरिक बनेगा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकता है अगर उसको उचित शिक्षा और अवसर मिल जाते हैं शिक्षा के बाद। जैसे आप लोगों को रोजगार मिल जाए तो आप जो है उसमें से कई लोग आप लोग जो है अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन स्वरूप उसका लोक कल्याणकारी है। अधिकार इसलिए नहीं दिए गए हैं कि लोग जो है उसका दुरुपयोग करें और समाज को या स्वयं को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। इसमें लिखिए कि अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास जिससे हो सकता है वही अवसर या सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं। जैसे मद्यपान है, आत्महत्या है, ठीक है, ये सब जो है अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे अवसर नहीं दे जाएंगे कि लोग जो है यहाँ तक कि आत्महत्या का अधिकार मुकदमा चल जाता है, भाई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो FIR हो जाता है कि भाई जीवन जो है आपको देने का, अपना जीवन समाप्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।
तो अधिकार का मतलब है कि ऐसी स्वतंत्रताएं, ऐसे अवसर राज्य के द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए जिसके माध्यम से वह अपने व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास कर सकें। यह नहीं कि वह जो है अपने जीवन को या अपने जो है व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाएं, या फिर दूसरे लोगों को उनके जो है ऐसे अधिकार दिए जाएं, ऐसे अवसर दिए जाएं जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, दूसरों को कष्ट में डाल दें। ठीक है, तो यह जो है उसका लोक कल्याणकारी स्वरूप है। तीसरा है लोकहित में प्रयोग। देखिए कि अधिकारों का एक लक्षण यह है कि इसका प्रयोग लोकहित में ही किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का प्रयोग इस तरह से करने का प्रयास करता है जिससे अन्य व्यक्तियों को या समाज के हित को बाधा पहुंचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है जो अधिकार को वास्तव में अधिकार बनाने का प्रयास करता है, जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वह है राज्य का संरक्षण। हम देखते हैं भाग 3 में कि भाग 3 और भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में जो दिए गए प्रावधान है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, उसमें मौलिक अंतर यही है कि ये न्याय योग्य है। मूल अधिकार जो अधिकार है, अधिकारों के प्रकार है, एक मूल अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, तो वह जो है हमारे यहाँ जो मूल अधिकार है वो क्या है, राज्य द्वारा संरक्षित है, वो न्याय योग्य है। आप उसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों में जाकर के उनकी रक्षा की मांग कर सकते हैं। और राज्य का एक अंग जो राज्य की प्रतिनिधि सरकार है और सरकार का एक अंग न्यायपालिका है, वो उसका संरक्षण करने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्याय योग्य नहीं है। अधिकारों की यह एक लक्षण है कि वो उन्हें राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो राज्य के द्वारा उसके द्वारा मांग किए जाने पर, या जैसा कि जो है जनहित याचिकाओं के दौर में हुआ कि वहां पर किसी जो है संस्था के द्वारा भी रिट किए जाने पर, पत्र लिखे जाने पर न्यायालयों द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया गया। ठीक है, तो यह जो है राज्य द्वारा दिया जा रहा संरक्षण जो है वह एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि बिना राज्य के द्वारा संरक्षण के अधिकार नहीं रह पाएंगे। उन्हें लागू कौन करेगा? लागू करना वह प्राथमिकता में है, और लागू जो है राज्य करेगा। या लागू होने में आपके बोलने पर लोगों को आपत्ति है, नहीं बोलने दे रहे हैं, आपके आगमन यहाँ से वहाँ यात्रा करने पर विरोध कर रहे हैं, तो राज्य जो है आपको संरक्षण देगा। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 139, हाँ, लेकिन वो मूल अधिकारों के संदर्भ में नहीं है।
वो दूसरी चीजें हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो डायरेक्ट जो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में है। वो 139 का जो संरक्षण है वो भिन्न प्रकार का है, दूसरे मामले में है। इसमें देखिए कि अधिकार का यह एक प्रमुख लक्षण है कि अधिकार का एक प्रमुख लक्षण यह है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में राज्य ने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया है। अर्थात वो संरक्षण दे रहा है कि अगर कहीं दिक्कत है तो हम जो है हमारे पास आइए, हम उपलब्ध कराएंगे उसे। राज्य की परिभाषा है 13 में। हाँ, जैसे आपकी मूल अधिकार से किसाने व्यक्ति मूल अधिकार का हनन होता है, आपके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा या प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसको बताएंगे, इसको कर लें। उसमें जो है उसका आधार है कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर उसको शून्य करेगा। हाँ, वो है। और उसमें पहले के भी चीजें हैं कि पहले के जो बने हुए हैं जो कानून, ठीक है, और जो अब मूल अधिकारों मतलब जहां तक मूल अधिकार दिए जा रहे हैं वहां तक पुराने जो है जो कानून है या वर्तमान में जो कानून है वो असंगत होंगे, अर्थात मूल अधिकार ही मान्य होंगे। ठीक है, 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में कहा गया है कि भाई जो है मूल अधिकार से जो भी कानून असंगत होंगे वहां तक वो शून्य होंगे, मूल अधिकार प्राथमिकता में होंगे। ठीक है, उन्हें स्वीकार किया जाएगा। क्या चीज? मूल अधिकार किसी के मूल अधिकार में अन्य व्यक्ति के मूल अधिकार में उसके अधिकार को सीमित किया। मूल अधिकार नहीं है। संसद ऐसा कानून, कोई विधायिका ऐसा कानून नहीं बनाएगी मूल अधिकार को हम करें, अगर हम करें तो वो शून्य हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वही है। 226 अलग बात है, उस पर डिस्कस कर लेंगे। जो कह रहे हैं शशि वही है। ठीक है, अधिकारों का वो तो है ही है कि भाई एक व्यक्ति के अधिकार की जो है सीमा वहीं तक है जहां दूसरे व्यक्ति की जो है, लेकिन हाँ वो विधायिका की शक्तियों को सीमित कर रही है। क्या अधिकार को सीमित करें या उसको अवहेलना करें, ऐसे अधिकार स्वतः शून्य होंगे। ऐसे कानून जो बनाने की कोशिश करेंगे या बने होंगे उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई नागरिक किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन करे या सरकार भी करे तब अनुच्छेद 32। और अगली चीज लिखिए सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता सार्वभौमिकता का अर्थ है कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इस अर्थ में है कि किसी राज्य के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होंगे, सभी को प्राप्त होंगे। किसी जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र या जो है महिला या पुरुष होने के आधार पर उसमें भेदभाव
नहीं किया जाएगा। विचार या व्यक्त की स्वतंत्रता है तो महिलाओं को भी है, समाज के सभी वर्गों को है, वो तमिलनाडु को हो या मणिपुर के हो, वो सभी को प्राप्त है। ठीक है, भारत के जो है नागरिकों को जो भी मौलिक अधिकार दिए गए वो सभी को प्राप्त है, किसी व्यक्ति को उससे वंचित नहीं किया गया है। जो पागल या दिवालिया नहीं है, उसके अलावा सभी लोग सामान्य तौर पे सबको प्राप्त है। यह सार्वभौमिकता का अर्थ है कि जो अधिकार दिए गए हैं सभी को समान रूप से उपलब्ध हैं, सारे नागरिकों के लिए। शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है, विचार व्यक्त क्या हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, वो सभी के ऊपर समान रूप से सबको प्राप्त है। अब जो है अधिकारों के सिद्धांत की बात करने के पहले हम बात करेंगे कि अधिकारों का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया है। बहुत साधारण रूप से हम बात करेंगे। देखिए, अधिकारों का वर्गीकरण पहला नैतिक अधिकार और दूसरा नैतिक। अधिकारों के वर्गीकरण में दो प्रकार के अधिकार किए गए, और दूसरा जो है सामाजिक। नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, इसके अंतर्गत हम करेंगे कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकारों का संबंध जो है मनुष्य के नैतिक विकास से है। ठीक है, इसमें है कि व्यक्ति जो है नैतिक हो। अब नैतिकता जो है वो है कि सत्य बोल सके, अपने विचारों के हिसाब से वो अपना आचरण कर सके, किसी के दबाव में न हो, किसी भी कार्य को करने के लिए, या जो है किसी के दबाव में वो सत्य न बोले, झूठी गवाही न दे। वह जो है नैतिक मूल्य है कि नैतिक विकास अधिकार, वे अधिकार जो मनुष्य का नैतिक विकास कर सके, वह जो है नैतिक अधिकार कहलाते हैं। और जो है राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के अधिकारों का बहुत महत्व नहीं है। दार्शनिकों के लिए रहा है, खासतौर से जो है आदर्शवादी सिद्धांत देते रहे हैं, प्लेटो, अरस्तु, चाहे रूसो हो या फिर हीगल हो या बोशांके हो। लेकिन जो है जो कानून के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह कानूनी अधिकार है, जो राजनीति विज्ञान में है, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा है जो है वह है कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार यह राजनीति विज्ञान के हिसाब से महत्वपूर्ण है, और यह है कि जिन्हें कानून के द्वारा, कानून के माध्यम से राज्य के द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है, वे कानूनी अधिकार हैं। अधिकारों की जो संकल्पना बाद में आई, उसमें जो है कानूनी अधिकारों पर विभिन्न विद्वानों ने बल दिया, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, और कानूनी अधिकार के अंतर्गत जो चीजें हैं इसमें लिखिए, नंबर 1 कि सामाजिक या नागरिक अधिकार। कानूनी अधिकार के अंतर्गत सामाजिक या नागरिक अधिकार। इसमें पहला है समानता का अधिकार। अब समानता में वही चीज है जो सामाजिक न्याय के बारे में बात हुई थी कि समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान जो है रूप से सम्मान प्राप्त होना चाहिए। जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वंश या लिंग के आधार पर उसे पद प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होनी चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा सभी के समान होनी चाहिए, सभी को सामाजिक रूप से समान माना जाना चाहिए, और अन्य किसी आधारों पर उनके बीच जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें जो है यह भी चीज शामिल है कि न केवल जो है उन्हें भेदभाव न हो, बल्कि उनको समान रूप से विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का। ठीक है, वह सभी को समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए अवसर दिया जाए समान रूप से। और इसमें जो है पहली चीज जो है वह है समानता के अंतर्गत राजनीतिक समानता का अधिकार।
समानता के अंतर्गत ही है कि राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में क्या चीज थी? सभी को मत देने का अधिकार हो, राजनीतिक पद सभी के लिए खुले हों। जो लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र में हम पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति के या जो है वंश या धर्म, क्षेत्र, भाषा के लिए कोई पद आरक्षित न हो, और सार्वजनिक पद पर चुने जाने पर पद को ग्रहण करने का अधिकार, साथ ही साथ सरकार की आलोचना करने का अधिकार। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि भाई जो है राजनीतिक पद सभी के लिए खुले हो और प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौमिक वैश्विकताधिकार हो, जिसमें जो है वह राजनीतिक समानता है कि एक निश्चित उम्र प्राप्त करने के बाद उस देश के समस्त नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाए, वह वोटिंग कर सकते हैं, अर्थात अपनी सरकार को चुनने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। संप्रभु शक्ति उनके पास भी आ जाती है, वह जो है मताधिकार के माध्यम से उसका प्रयोग करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि जो है जाकर के उस देश की व्यवस्थापिका में, हमारे यहाँ लोकसभा में बैठ करके देश के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है भाई, कानून बनाने वाली संस्था ही संप्रभु है, तो एक लेवल पे जो है संसद उसका प्रयोग करती है जब वो कानून का निर्माण कर रही होती है। लीगल तौर पे भारत में संविधान संप्रभु है, ठीक है, लेकिन संसद जो है उस संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखती है। तो एक तो जो है राजनीतिक समानता है, समानता के अंतर्गत। दूसरा जो है वह है सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का अधिकार, राजनीतिक समानता में अगर आप लिखना चाहें तो एक लाइन लिख लें कि राजनीतिक समानता की प्राप्ति, राजनीतिक समानता की प्राप्ति लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि लोकतंत्र में ही एक व्यक्ति एक मत का अधिकार मिलेगा, ठीक है, सार्वभौमिक वैश्विकताधिकार भी मिलेगा। लोकतंत्र की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, और वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के द्वारा ही संभव है। यह कंडीशन है, अगर ये नहीं होगा तो फिर जो है राजनीतिक समानता नहीं रह पाएगी। लोकतंत्र हो जिसमें सभी को समान रूप से वोटिंग का अधिकार होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, राजनीतिक पदों को किसी के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा, और सभी को राजनीतिक दल बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और आवधिक रूप से चुनाव भी होगा। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जब 5 साल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 साल है, कि निश्चित समय पर जो है वो इलेक्शन होगा। संविधान द्वारा निर्धारित है कितने समय बाद चुनाव होना ही होना है, कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं अब हम चुनाव नहीं कराएंगे। अगला है सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता में सामाजिक समानता के अंतर्गत यह बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को जात, धर्म, भाषा, जन्म स्थान या लिंग के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना होगा, नहीं किया जाएगा उसके साथ भेदभाव, और सबको सामाजिक रूप से समान माना जाएगा। ठीक है, जिसकी दिक्कत जो है हमारे यहाँ अभी बनी हुई है। तीसरी चीज लिखिए, आर्थिक समानता का अधिकार। आर्थिक समानता के अंतर्गत उस दिन भी चर्चा हुई थी व्याख्यान में कि भाई सबकी आर्थिक स्थिति समान नहीं होगी, लेकिन 2 चीजें होंगी कि गंभीर आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। गंभीर आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए, सभी लोग जो है गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो। दूसरी चीज इसके साथ यह है कि उत्पादन के जो साधन हैं, जो जीवन यापन के साधन हैं, वह न्यायसंगत रूप से वितरित हो, सभी को उपलब्ध होने चाहिए, कि रोजगार के अवसर हो। ये नहीं कि भाई उनको सरकार जो है कुछ उपलब्ध कराएगी, लेकिन ऐसे अवसर देगी जिससे वो रोजगार कर सकें। रोजगार उपलब्ध होने चाहिए,
इसमें दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए कि नंबर 1, आर्थिक स्तर पर गंभीर विषमताएं नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समानता में, आर्थिक समानता के अधिकार के अंतर्गत कि आर्थिक स्तर पर गंभीर विषमताएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गंभीर विषमताएं होंगी तो फिर कुछ लोग जो है गरिमापूर्ण तरीके से जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और नंबर 2, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का न्याय संगत वितरण होना चाहिए। आरिस्टानी का एक स्टेटमेंट है, लिख लीजिए। आजकल कौन से प्रश्न कब पूछते जाएंगे कुछ आइडिया नहीं बनता है। आरिस्टानी लिखता है इन्होंने कि आर्थिक समानता का अर्थ, आर्थिक समानता का अर्थ एक ऐसी विषमता के अभाव से है जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा सके, जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा सके। कानूनी समानता के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की समानता के अधिकार की। समानता में जो है क्या, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। दूसरा जो है सामाजिक समानता, इसमें जो है सामाजिक या नागरिक अधिकार के अंतर्गत है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता को हम लोगों ने देखा था कि भाई बाहरी नियंत्रण से उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मुख्य चीज यही है। एवं जो है अपने नैतिक व्यक्तित्व के, अपने नैतिक विकास के लिए व्यक्ति को जो है ऐसी परिस्थितियां राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाएं जिसमें वह जो है उनका उपभोग कर सके, जो सकारात्मक स्वतंत्रता में चीजें शामिल की गई। तो इसके अंतर्गत कई प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें जो है मुख्य चीजें पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। एक तो लास्की का स्टेटमेंट है। लास्की ने स्वतंत्रता के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। लास्की इन्होंने लिखा है कि इसका तात्पर्य स्वतंत्रता का तात्पर्य बता रहे हैं, इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके।
अब स्वतंत्रता के कई रूप में, एक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है समानता के जो है इसमें अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में है, जिसमें जेएस मिल सबसे प्रसिद्ध समर्थकों में एक है। ये बात अलग है कि बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बातों पर, उनके विचारों में कमियों की ओर इंगित करते हुए बारकर ने उन्हें खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर बताया। कई बार मिल को छोड़ देता है और वो जो है बारकर को पूछ लेता है, किसने जो है जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर बताया है। फिलहाल मिल ने यहाँ पे कहा है, लिखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, लिखिए, पॉइंट करिए, स्वतंत्रता के अंतर्गत उसके कई रूप हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। और जेएस मिल ने स्पष्ट रूप से व्यक्ति के जीवन के जो कार्य हैं उसको दो रूपों में, स्व संबंधी और पर संबंधी में वर्णित करते हुए कहा कि स्व संबंधी कार्यों को करने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। पर संबंधी कार्यों का जिसका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों के अधिकार या स्वतंत्रताओं पर भी पड़ता है, वहां पर राज्य उसको प्रतिबंधित कर सकता है। लेकिन निजी पोशाक है, निजी भोजन है, खेलना है, पढ़ना है, देखना है, वो उसका अपना निजी कार्य है, इसमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मिल का यहाँ स्टेटमेंट है, लिखिए, जेएस मिल ब्रिटिश विचारक हैं कि स्वयं अपने ऊपर कामा अपने शरीर, स्वयं अपने ऊपर अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। स्वयं अपने ऊपर अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। इसके अंतर्गत कई चीजें हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कि किसी व्यक्ति को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर वारंट है गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन बिना न्यायालय की अनुमति के उसको अधिक देर तक बंदी नहीं रखा जा सकता है। भारत में भी है कि 24 घंटे के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करना है। समय सिर्फ वही दिया गया है कि जहां पर व्यक्ति को बंदी बना के रखा गया और न्यायालय जहां उपस्थित है उसके बीच में आने जाने में जो दूरी है उसका जो टाइम लगेगा उसको 24 घंटे से एक्सपेक्टेड अलग किया गया है। ठीक है, हाँ ये भी है उसमें, लेकिन संडे नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन जो है अब ये जो है क्या कहते हैं कि उसका दुरुपयोग है। जैसे लोग जानबूझ करके जिनको वो करना होता है तो उनको सैटरडे गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जगह है जैसे महत्वपूर्ण लोग हैं तो रात की कोर्ट बैठ जा रही है ना, यही दिक्कतें हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है रात को सुनवाई कर दे रहे हैं अगर बहुत नामचीन व्यक्ति है। अब तो मान लीजिए महत्वपूर्ण चीजों में जरूर सुनवाई कर रही है, कई बार व्यक्तिगत केसों में भी सुनवाई होने लगती थी कई बार कि वो तो मान लीजिए वो तो जज ही उसी तरह के थे। ठीक है, कि वो सो भी लेते थे और जग भी जाते थे और कहते थे जो है अगली तारीख दे दी हमने 13 और 13 शुरू हो गया, 12:01 हो गया, चलो स्टार्ट। वो बैंक था व्यवस्था पे, है ना, इस तरह की व्यवस्था हो गई है। लेकिन अगर जज अच्छे हो तो सुनवाई हो सकती है, नहीं लटकाने वाले हो तो भाई कम से कम उस पीढ़ी तक तो नहीं होगी जिस पीढ़ी तक मुकदमा दर्ज हुआ है, अगली पीढ़ी शायद मुकदमा सुन सके, निर्णय। इस तरह की दिक्कतें हैं। न्याय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, कहा गया कि भाई देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के ही समान होता है। जो न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलता है, 2, 3, 4, चौथी 5वीं पीढ़ी, और मुकदमा जो है 5,000 रुपए के लिए है और जो है 5 लाख रुपया खर्च हो चुका है, मारपीट भी हो चुकी है, मामला कुछ नहीं है। लेकिन लोग नहीं समझते। अब जो न्याय पंचायतें थी जो है ग्रामीण स्तर पर, कोई मानता नहीं है कि भाई 4 पंच लोग बैठ के उसको सुलझा दें। पंच भी बेईमान हो गए हैं। हाँ, तो इसीलिए तो नहीं मानते अब लोग। पहले लोग व्यक्तिगत संबंध कुछ भी हो उसके लिए, आपने देखा है पंच परमेश्वर वाली कहानी थी ना, अब कुछ है ही नहीं, अब सब पंच बिगड़ गए हैं। लिखिए अगला है उसमें कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दूसरा रूप है विचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पहला हो गया, दूसरा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
जब व्यक्ति विवेकशील प्राणी है तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए विचार एवं व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि वह अपने हिसाब से विचार करे और उसके हिसाब से उसको कार्य को दे, क्योंकि माना गया है उदारवाद की प्रमुख चीज है, उदारवाद में ही जो है उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत स्वतंत्रता केंद्र बिंदु है। व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता ही उदारवादी राजनीतिक चिंतन के केंद्र में है। तो स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि भाई पहली चीज तो है कि उदारवाद कहता है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, उसको अधिक से अधिक जो है अवसर दिए जाने चाहिए, जो वह निर्णय लेगा वह सही होगा, क्योंकि जो है वह विवेकशील है, उसके पास विवेक है, और विवेक है तो हमें उसे अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए कि वह स्वयं जो है अपना विकास कर सके। तो इसके लिए स्वतंत्रता की संकल्पना को स्वीकार किया गया कि भाई व्यक्ति अगर विवेकशील प्राणी है तो उसको उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए। और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम जब सोच सकते हैं तो हमें सोचने के साथ साथ उसे जो है वास्तविक रूप में क्रिया करने के लिए भी अवसर दिया जाना चाहिए। कि हम सोचते हैं तो लिखें, बहुत अच्छी चीज सोचते हैं, हम नाटक लिख दें, कहानी लिख दें, कविताएं लिख दें, पेंटिंग्स बना दें, ठीक है। और यही पश्चिम में रहा, विचारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, जिसकी वजह से बाद के वर्षों में जो है बहुत वैज्ञानिक प्रगति हुई। एडिसन ने जाने कितनी बार जो है गड़बड़ियां की प्रयोग में, लेकिन अंत में जो है सफल रहे। बिजली के बल्ब का जो है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का वो जो है आविष्कार करने में कि बल्ब ऐसे चलता है, ठीक है। वाल्टर बेजहार्ट ने फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स में लिखा है कि पश्चिम में लोगों को विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई और जिसकी वजह से वहां पर जो है वैज्ञानिक विकास हुआ, लोगों को रोका नहीं गया। ये बात अलग है कि शुरू के वर्षों में कोपरनिकस के साथ क्या हुआ, गैलीलियो के साथ क्या हुआ, ठीक है, लेकिन बाद में उन लोगों ने उसको स्वीकार किया कि व्यक्ति विवेकशील है और उसको खोज करने, उसको प्रयोग करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो इसमें जो है जो मुख्य विचारक हैं, सबसे नामचीन लोग हैं, उसमें लिखिए कि मिल्टन, जिन्होंने विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर बहुत जोर दिया है, मिल्टन, जे.एस. मिल, वॉल्टेयर जो फ्रांसीसी विचारक हैं, वॉल्टेयर, लॉस्की, इन लोगों ने विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया है। अगली चीज है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म के, जिन धर्म को मानता हो उसके अनुसार उसका आचरण करने का जो है अधिकार है। वह अपने धर्म को अंतःकरण के अनुसार मान सकता है, उसके जो है पालन कर सकता है। राज्य के द्वारा उसमें या अन्य व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण है राजनीतिक लोकतंत्र के लिए, वह है समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार। समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि आजकल लोकतंत्र जो है वह राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित हो रहा है। राजनीतिक दलों कहा गया कि विचारों के दलाल हैं, वह विचार बनाते हैं, जनमत कर तैयार करते हैं और जो है चुनाव में जाकर के जो सर्वोच्च अदालत है, जिसको लोकतंत्र में माना गया कि जनता की अदालत है, उससे जो है वह अनुमत मांगते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, आप हमें चुनाव में विजयी बनाइए और हम आपकी सेवा करेंगे। तो उसमें जो है मुख्य चीज है कि भाई समुदाय या संगठन का निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर राजनीतिक दलों एवं जो है दबाव समूहों के निर्माण की स्वतंत्रता नहीं है तो उस देश में लोकतंत्र संभव ही नहीं है, ठीक है। क्या चीज? राजनीतिक दलों का हाँ, लावेल ने कहा है। अगला लिखिए नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता, इसकी बड़ी कमी हो गई है अब, है ना, जिसमें है कि भाई जो है
व्यक्ति अपने विवेक से अपनी आत्मा के अनुसार बिना किसी लोभ या लालच के कार्य कर सके, सत्य बोल सके। आप सत्य बोल दीजिए तो घर में ही लोग नाराज हो जाते हैं कि किसने कहा था राजा हरिश्चंद्र बनने की, ठीक है। और वही लोग नाराज जाते हैं जो बचपन में बताए थे कि सत्य बोलना चाहिए। तो भाई समय परिस्थितियां बदल जाती हैं तो सत्य भी सापेक्षिक हो गया है। नैतिक विकास के अंतर्गत यही है कि व्यक्ति जो है वह बिना किसी लोभ या लालच के, बिना किसी दबाव के सत्य बोल सके, अपने इच्छा अनुसार आचरण कर सके। लेकिन अपने इच्छा अनुसार आचरण का अर्थ यह नहीं है कि किसी अन्य को हम नुकसान पहुंचा दें। उसकी सीमाओं का ध्यान में रखते हुए हम स्वयं का आचरण जो है वह बेहतर रखें और जो सोचें उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। किसी के दबाव में न झूठ बोलें, न लोभ या लालच में हम कोई कार्य करें। जिससे लोभ या लालच में काम करेंगे, लोभ में करेंगे तो भी गलत करेंगे, ठीक है, कि कुछ चुरा लें या जो है किसी का नुकसान पहुंचा दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वह सत्य के रास्ते पर चले और नैतिक मूल्यों के अनुसार जीवन यापन कर सके। तीसरा जो अधिकार है सामाजिक या नागरिक अधिकार के अंतर्गत वो है संपत्ति का अधिकार। पहला समानता का अधिकार था जिसमें राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता की बात हुई। फिर हमने स्वतंत्रता के अधिकार की बात की दूसरा, जिसमें उसके विभिन्न रूप देखे। अब है संपत्ति का अधिकार। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि वास्तविकता ही है जिसको अरस्तु ने स्वीकार किया, उसके गुरु ने नहीं समझा, प्लेटो ने, लेकिन अरस्तु ने समझा कि जो है संपत्ति के बिना जीवन चलाना संभव नहीं है और उसने निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। तो संपत्ति का अधिकार जो है इस रूप में है कि लोग जो है संपत्ति को कमाने का अधिकार होना चाहिए। अगर मेहनत करते हैं, रोजगार करते हैं तो संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार उनके पास होना चाहिए और संपत्ति की रक्षा जो है राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। पूरे उदारवादी चिंतन में जहां पे आपने देखा है जॉन लॉक को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात उसने की, और जॉन लॉक जिसको आधुनिक उदारवाद का जनक माना गया है, उस जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार समाहित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है। पूरे उदारवादी चिंतन में संपत्ति हम भी समझते हैं, स्वतंत्रता का भी जो अधिकार आया उसमें जो है संपत्ति की बात सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिस विचारधारा को हम राजनीति के क्षेत्र में उदारवाद कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र में वही विचारधारा पूंजीवाद के नाम से जानी जाती है। और पूंजीवाद का लक्ष्य आप जानते हैं, पूंजी से पूंजी बनाना, अधिक से अधिक संपत्ति एकत्रित करने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। तो जो है 1789 की क्रांति थी वो बुर्जुआ क्रांति थी। नए जो उद्योगपति पैदा हुए थे, जो मध्यम वर्ग आया था, वह जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व चाहता था पुराने कुलीन तंत्र की तुलना में। भाई हमको भी सम्मान मिलना चाहिए, हमारे पास भी संपत्ति आ गई है। लेकिन कुलीनों ने उसको देने से, जो वहां पर शासक वर्ग था वो देने से इनकार किया, उसकी वजह से क्रांति हुई। ये बात है कि बाद में वो विस्तृत हुई, सभी के लिए स्वतंत्रता की बात हुई। उस समय वह स्वतंत्रता केवल जो है पूंजी मध्यम वर्ग जो आया था जो है औद्योगिक क्रांति के बाद, वह चाहता था कि हमको भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मिलनी चाहिए। उस समय के शासक वर्गों के साथ जो कुलीन थे, जो वंशानुगत तरीके से शासन में थे, उनके साथ वो समानता का व्यवहार चाहता था, क्योंकि उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है सामाजिक या कानूनी अधिकार के तहत, वो यह है कि व्यक्तियों को संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए और राज्य को उस संपत्ति के अधिकार का संरक्षण करना चाहिए। इसमें नोट कर लीजिए केवल एक लाइन, संपत्ति का अधिकार कि मानव जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। मानव जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने
संपत्ति अर्जित करने एवं उसे बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। संपत्ति कई रूपों में आ सकती है, ठीक है। भूमि है, भवन है, सामान है, हेलीकॉप्टर खरीद लिया आपने, फैक्ट्री लगा दी, और पूंजी है जो नगद है आपका। तो इसे प्राप्त करने और जो है बनाए रखने का अधिकार है, और राज्य बिना कोई मुआवजा दिए यह आपसे नहीं छीन सकता है। जैसे जो है आजकल जगह जगह जो है भूमि अधिग्रहण हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, या जो है सरकार एम्स खोल रही है, IIT खोल रही है, IIM खोल रही है, या अन्य तरह की संस्थाएं खोल रही है। तो भूमि जब लेगी तो आपकी संपत्ति है, और उसके लिए पर्याप्त मुआवजा जो है आपको जिस व्यक्ति का है उसको दिया जाएगा। तो यह संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत है। नेक्स्ट है रोजगार का अधिकार। लेकिन अब यह जो है जो संपत्ति का अधिकार है धीरे धीरे जो है निरपेक्ष नहीं रह पाया है, ठीक है। राज्य के द्वारा विभिन्न तरीके से, लेकिन फिर भी मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। आपने देखा कि अनुच्छेद 31 से उसको निकाल करके अनुच्छेद 300 में भेज दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन वो अधिकार बना हुआ है कि राज्य जो है निर्धारित प्रक्रिया से और जो है आपको मुआवजा दे करके ही वह आपकी संपत्ति प्राप्त करेगा। पूंजीवादी राजनीतिक चिंतन में संपत्ति के अधिकार की संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा का पूरा विचार उनका जो है स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पर टिका हुआ है। कंजर्वेटिव पार्टी लगातार सपोर्ट करती है। ये बात अलग है कि इस बार चुनाव में उन्हें झटका लग गया है ना, कई सालों से थे, और वहां पे आमतौर पे बदलाव जल्दी जल्दी हो जाता है। इस बार लंबे समय बाद हुआ और ज्यादा खराब स्थिति हो गई कंजर्वेटिव पार्टी की। वो लोग पूंजीपतियों को लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम आपको टैक्स से छूट देंगे, लेकिन एक समय होता है, हमेशा जनता वहां भी बदलती रहती है। वो मानती है कि जो है सरकारें जो है वैसे बदल देनी चाहिए जैसे बर्तन में रखे हुए जल को बदल देना चाहिए, नहीं तो उसमें जो है खराबी उत्पन्न होने लगती है। बहता हुआ जल ठीक है, रखा हुआ नहीं। तो सरकार भी वो बदलते हैं ताकि तानाशाही न आए, लोगों को यह न लगे कि मेरा निजी संपत्ति है, वो सूरत जो है सेवा देने के लिए आए हैं लोगों की। तो ये चीज है। अगला है रोजगार का अधिकार, और रोजगार के अधिकार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कहाँ माना गया है? जहां जन लोकतंत्र है, ठीक है। जो कहते हैं कि जन लोकतंत्र है, जैसे जो है सोवियत संघ में उसको स्वीकार किया गया कि रोजगार का अधिकार है, लेकिन उदारवादी जो है राजनीतिक चिंतन में रोजगार के अधिकार को अधिकार नहीं माना गया। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, हम स्वतंत्रता देते हैं, ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि आप रोजगार प्राप्त कर लीजिए, लेकिन हम रोजगार की गारंटी नहीं देंगे और न यह दावा करेंगे कि आपको हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम जो है आपको मुआवजा देंगे। लेकिन रोजगार का अधिकार पूर्व सोवियत संघ में विद्यमान था, वहां के संविधान में दिया गया था। कल चर्चा करेंगे।